I will explain you about the chapter number 1 of class 10th, that is chemical equations and reaction. Okay, तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 10th, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन. तो ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है हर क्लासेस के लिए. मैं कह सकती हूँ 11th 12th. अगर आप ये एक बेस आप कह सकते हो, केमिकल रिएक्शन हम कैसे लिखें, कैसे हम किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करें, और केमिकल इक्वेशंस जब हम लिख रहे हैं, रिएक्शन को जब हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम किस तरह से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये सभी और टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो बेसिकली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. और कर रहे हैं, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शन. तो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है केमिकल चेंज से. क्लास 9th में हम पढ़ चुके हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में. तो अगर आपको याद होगा तो केमिकल चेंज था जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस बनता है. व्हेन न्यू सब्सटेंस फॉर्म देन वी कैन से दिस इज अ केमिकल चेंज. और केमिकल रिएक्शन भी इन्वॉल्व होती है केमिकल चेंज से. सो वी कैन से दैट इट इज अ प्रोसेस इन विच it is process in which one or more substance reacts and form new substances. Okay, whenever we talk about chemical reaction we are टॉकिंग अबाउट अ न्यू सब्सटेंस. जब भी हम बात करें केमिकल रिएक्शन की, इसका मतलब वहां क्या बनेगा, वहां बनेगा न्यू सब्सटेंस जो कि बिल्कुल प्रॉपर्टीज में डिफरेंट होगा. जो हमने रिएक्टेंट्स लिए थे, मतलब जिनसे हमने रिएक्शन कराई थी, उन कंपाउंड से या उन सब्सटेंसेस से. और इसका एक कंडीशन ये है कि ये जो न्यू सब्सटेंस बन रहा है, वी कांट रिवर्स it by any physical method. किसी भी फिजिकल मेथड से. क्लास 9th में हम पढ़ चुके हैं फिजिकल मेथड. फॉर एग्जांपल फिल्ट्रेशन कोई फिजिकल मेथड हो सकती है, या फिर सेंट्रीफ्यूगेशन भी पढ़ा है हमने. सेंट्रीफ्यूगेशन, इसी तरह से और भी हैं आपकी मैग्नेटिज्म और इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन. दीज आर द फिजिकल मेथड्स. सो बाय दिस मेथड, इन मेथड्स की हेल्प से हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं जो हमारा न्यू सब्सटेंस बना है, उससे दोबारा से उन सब्सटेंस को हम नहीं ला सकते हैं. ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं. जैसे कि कुछ एग्जांपल हैं केमिकल रिएक्शंस जो डेली लाइफ में होती हैं. ऐसे कुछ एग्जांपल हम ले लेते हैं जो हम देखते हैं. जैसे सपोज आपका एक एग्जांपल मैंने लिया है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड. तो अगर आप फॉर्मेशन ऑफ कर्ड देखो, यानी कि दूध से दही का बनना, तो दूध से हम दही बनाते हैं, तो क्या हम कर्ड से दोबारा से किसी भी फिजिकल मेथड से मिल्क प्राप्त कर सकते हैं? तो ये आंसर होगा नो. तो ये क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है जहां पे क्या हो रहा है, मिल्क से क्या बन जा रहा है, कर्ड बन जा रहा है, जो कि एक न्यू सब्सटेंस है. इसके अलावा अगर हम बात करें डाइजेशन ऑफ फूड इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन. फूड डाइजेस्ट होता है हमारी बॉडी में, तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन है. इसके अलावा रेस्पिरेशन एंड अनदर एग्जांपल इज रस्टिंग ऑफ आयरन. These are some example of chemical reaction. Okay, now we talk about the characteristic of chemical reaction. हम कैसे कह सकते हैं कि कोई रिएक्शन अगर हो रही है तो वो केमिकल रिएक्शन ही है, क्योंकि अगर हमने देखा कि उससे न्यू सब्सटेंस तो बन रहा है, बट क्या उसकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ये सारी चीजें जब तक हम डिस्कस नहीं करेंगे कि वो किस तरह से डिफरेंट है, हम नहीं कह सकते कि कोई रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है. तो नाउ वी विल सी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन. द गिवन रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन. सो हम देखेंगे कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशन हम देखते हैं, कुछ ऐसे चीजें ऑब्जर्व कर सकते हैं जिसको देखकर हम बता सकते हैं कि हाँ ये रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है. तो सबसे पहले है, हम देखेंगे चेंज इन स्टेट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन. जो स्टेट होती है किसी भी मैटर की, वो चेंज हो जाती है. 9th क्लास में हम स्टेट ऑफ मैटर्स के बारे में पढ़ चुके हैं. तो बेसिकली जो स्टेट ऑफ मैटर होती है वो होती है एस यानी कि सॉलिड, एल यानी कि लिक्विड. ये आपको याद रखना है क्योंकि ये रिएक्शन जब आप लिखेंगे तो भी आप इनको लिखेंगे, लिक्विड. और इसके अलावा G फॉर होता है गैस,
इसके अलावा एक और आएगा आपका यहाँ AQ, जिसे हम बोलते हैं एक्वेस। एक्वेस होता है कि जिसमें हमने वाटर को सॉल्वेंट की फॉर्म में लिया है, ठीक है, वो होता है एक्वस। जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन, जब हम पानी और सॉल्ट मिलाते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन बनता है, वैसे ही अगर हम किसी भी सब्सटेंस को, जैसे सपोज हम CuSO4 को वाटर में डाल रहे हैं, तो CuSO4 जो बनेगा वो कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन होगा, ठीक है, तो उसे हम AQ से डिनोट करते हैं। तो ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन जो स्टेट होगी किसी भी मैटर की, कोई भी कंपाउंड जो हमने लिए हैं, वो क्या होगी, चेंज होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, कि जैसे हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन की रिएक्शन कराई हमने, H2 की रिएक्शन कराई, और किसके साथ कराई, ऑक्सीजन के साथ कराई। H2 रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म्ड वाटर, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो यहाँ पे जो H2 है वो गैस फॉर्म में होती है, ऑक्सीजन भी हमने गैस फॉर्म में लिया है, और जो हमारा H2O बनेगा वो लिक्विड स्टेट में होगा। तो सपोज हमने एक कंटेनर लिया, उसमें हमने हाइड्रोजन डाली और उसके बाद ऑक्सीजन डाली, और कुछ कंडीशंस अप्लाई करेंगे, ये ऐसे ही नहीं बन जाएगा, ये इसके लिए कोई एक कुछ कंडीशंस होंगी, उसी में अप्रोप्रिएट कंडीशंस में ही ये रिएक्शन होगी। तो वहाँ पे हाइड्रोजन की रिएक्शन जब हम ऑक्सीजन से कराएंगे तो हमें H2O मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन गैस स्टेट में था, ऑक्सीजन भी गैस स्टेट में था, बट जो कंपाउंड हमें मिला है वो क्या है, लिक्विड स्टेट में है। तो दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट इज चेंज इन कलर। सो ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन कलर चेंज भी होते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले सकते हैं आयरन का। हमने जब आयरन नेल को जब हम कॉपर सल्फेट में डालते हैं, CuS4 के सॉल्यूशन में डालते हैं, तो हमें मिलता है FeSO4 प्लस कॉपर, ठीक है। अगर हम इनकी स्टेट की बात करें तो Fe जो होता है वो सॉलिड स्टेट में होगा आयरन, और जो कॉपर सल्फेट होगा ये एक्वस सॉल्यूशन में होगा, एक्वस होगा, और ये भी हमारा जो बनेगा एक्वस बनेगा, और कॉपर जो होगा वो सॉलिड में होगा। तो बेसिकली होता क्या है कि जो कॉपर सॉल्यूशन होता है ये ब्लू कलर का होता है, ब्लू होता है, बट जैसे ही हम उसमें Fe डाल देते हैं तो वो कुछ ब्लू ग्रीन कलर बना देता है, समटाइम ब्राउन, ब्लू ग्रीन कलर, ठीक है। तो हो क्या रहा है, हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था, जो कि एक्वस सॉल्यूशन लिया था, वाटर में डिसॉल्व करके लिया कॉपर सल्फेट। तो जैसे ही इसमें एक आयरन नेल डालते हैं तो वो अपना कलर चेंज कर देता है, ब्लू ग्रीन कलर हो जाता है। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, CuSO4 जब रिएक्ट करता है Fe के साथ तो FeSO4 बनाता है, तो FeSO4 जो है ये ब्लू ग्रीन कलर का होता है, जिस वजह से उस सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है। और इसके साथ साथ हमें नीचे कुछ जमा हुआ मिलता है जो कि एक कॉपर होता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन है हमारी चेंज इन कलर, जो नीचे जमा हुआ है उसे हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये कलर चेंज हो जा रहा है, तो हम कह सकते हैं ये एक केमिकल रिएक्शन है। दूसरा इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में गैस भी इवॉल्व हो सकती है। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका, सपोज हम ले रहे हैं जिंक की रिएक्शन हम करा रहे हैं H2SO4 से, जिंक की रिएक्शन हमने कराई H2SO4 से, तो हमें मिला ZnSO4, और इसमें जो गैस इवॉल्व होती है वो होती है हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है इसमें। तो यहाँ पे गैस इवॉल्व हो रही है, इसका मतलब ये केमिकल रिएक्शन है। इसके अलावा केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है। जैसे कि हम एक रिएक्शन ले सकते हैं, अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं तो हमें मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें बहुत सारी हीट इवॉल्व होती है। मतलब होता क्या है, अगर सपोज अगर आप ये रिएक्शन किसी टेस्ट ट्यूब में करा रहे हो, तो टेस्ट ट्यूब में अगर आप क्या डालोगे, एक टेस्ट ट्यूब लोगे, और टेस्ट ट्यूब में आपने सपोज आपके पास CaO है, उसके साथ आपने वाटर डाल दिया, और जब रिएक्शन की तो CaOH का होल ट्वाइस बना इसके साथ। तो ये जो अगर इस टेस्ट ट्यूब को आप हाथ लगाओगे तो ये बहुत गर्म होगी, तो इसका मतलब इसमें टेम्परेचर का चेंज हुआ है। तो केमिकल रिएक्शंस को हम इन 4 पैरामीटर्स से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ पैरामीटर्स हो सकते हैं, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, जैसा कि इस रिएक्शन में आपने देखा प्रेसिपिटेट भी फॉर्म हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कोई हमें जो रिएक्शन दी है वो क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। नाउ वी विल सी द बेसिक स्केलेटन ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन किस तरह से हम दिखा सकते हैं। जैसे कि अगर आप इसी रिएक्शन में देखो तो हमने H2O2 लिखा है, ये केमिकल रिएक्शंस है, तो हम इन्हें किस तरह से लिखते हैं और केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं उसे हम आगे पढ़ेंगे। अब बाय दिस कैरेक्टरिस्टिक वी कैन इजिली डिफाइन द केमिकल रिएक्शन। अगर हमने इनको ऑब्जर्वेशंस को ध्यान से पढ़ा है तो अब हम केमिकल रिएक्शन को और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जिसमें मैंने बताया था आपको कोई भी दो सब्सटेंस जब रिएक्ट करते हैं तो एक नया कंपाउंड बनता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, जब हम क्या करते हैं मैग्नीशियम को बर्न करते हैं एयर के साथ तो हमें मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड।
तो हम देख सकते हैं कि हमने जब मैग्नीशियम और एयर को रिएक्ट कराया था तो हमें एक नया कंपाउंड मिल गया था जिसे हम किसी भी फिजिकल मेथड से रिवर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर अगर आप देखो मैग्नीशियम और एयर की रिएक्शन की है, एयर बेसिकली यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है। अभी हम इसकी रिएक्शन देखेंगे, हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं। तो इसमें अगर आप मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन करा रहे हैं तो जिनकी रिएक्शन की जाती है उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। जिन सब्सटेंस की हम रिएक्शन कर रहे हैं उन्हें हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। और जो हमें मिलता है रिजल्टिंग कंपाउंड हमारा होता है प्रोडक्ट। ओके, तो हम कह सकते हैं रिएक्टेंट्स है हु टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। जो भी केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है, हु टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, वो होते हैं रिएक्टेंट। ओके, और अगर हम बात करें प्रोडक्ट की, तो सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, विच आर formed. So this is known as reactant and product. So here magnesium and oxygens are reactant and magnesium oxide is product. Now we will see how we will write the chemical equation. Now about chemical equation. तो अगर 5 simple words में अगर chemical equation को define किया जाए तो representing a chemical reaction is known as chemical equation. केमिकल रिएक्शन जो है उसे हम किस तरह से रिप्रेजेंट करें, उसे किस तरह से लिखें, उसे हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। अगर केमिकल इक्वेशन को लिखना है तो हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि जो सिंबल और एलिमेंट्स पता होने चाहिए, या फिर जो भी रिएक्टिंग सब्सटेंस है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, जिसे हम लिखेंगे राइट हैंड साइड में। रिएक्टेंट्स जैसे मैंने आपको बताया क्या होता है, उसे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, नॉट राइट हैंड साइड। वी विल राइट दिस इन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। रिएक्टेंट्स को हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। और अगर सपोज हमारे हम किसी दो रिएक्टेंट्स ले रहे हैं, दो किसी भी कंपाउंड्स को रिएक्ट करा रहे हैं, तो उन दोनों के बीच में प्लस का साइन यूज करेंगे। और उसके बाद राइट हैंड साइड में लिखेंगे प्रोडक्ट को, जो भी रिएक्शन करके जो प्रोडक्ट बन रहा है, क्योंकि हमें पता है केमिकल रिएक्शन में हमेशा कोई न्यू सब्सटेंस बनता है, तो यहाँ पे जो भी न्यू सब्सटेंस बनेगा उसे हम लिखेंगे राइट हैंड साइड में, और उन दोनों के बीच में हम लगाएंगे एरो। नाउ वी विल टेक सम एग्जांपल्स। वन एग्जाम्पल, हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है कि जब हम मैग्नीशियम को एयर के साथ रिएक्ट कराते हैं या बर्न कराते हैं, जलाते हैं एयर की प्रेजेंस में, तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। इस रिएक्शन को हमें केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। तो हमने कहा था जब हम रूल देख रहे थे केमिकल इक्वेशन के, तो हम बोल रहे थे सबसे पहले हम रिएक्टेंट्स देखेंगे, यानी कि हम किस किस को रिएक्शन करा रहे हैं। तो अगर इस स्टेटमेंट को आप देखो तो इसमें हम मैग्नीशियम को एयर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। तो हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं, एक है मैग्नीशियम और एक है एयर, मीन्स ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम की रिएक्शन हम यहाँ पे एयर से करा रहे हैं। तो हम मैग्नीशियम लेते हैं। मैग्नीशियम का सिंबल आपको पता होना चाहिए। अगर आप केमिकल इक्वेशन लिख रहे हो तो आपको सिंबल्स एलिमेंट्स के और कंपाउंड के जो भी केमिकल फॉर्मूले वो लर्न होने चाहिए, तभी आप केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं। तो मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg। इसको हम बर्न करा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, तो हमारा दूसरा रिएक्टेंट है ऑक्सीजन। और मैंने कहा था इन दोनों के बीच में हम कौन सा साइन लगाते हैं, प्लस का साइन लगाते हैं। ओके, और फिर हमें मिल रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट को हम लिखेंगे राइट हैंड साइड में और इनके बीच में हम लगाएंगे एरो। तो ये जो हमने लिखा है, जो रिप्रेजेंटेशन किया है, ये एक केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन किया है और इसे हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। बट ये कंप्लीट नहीं है। केमिकल इक्वेशन में हमें उनकी स्टेट भी शो करनी होती है। तो अगर हम केमिकल इक्वेशन में उनकी स्टेट को शो करें, तो फिजिकल स्टेट्स को मेंशन करें, तो मैग्नीशियम की जो स्टेट होगी वो होगी सोडियम, वो होगी सॉलिड, एस फॉर सॉलिड, और ऑक्सीजन की होगी गैस, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा ये भी क्या होगा, ये भी सॉलिड होगा। तो ये जो S होता है, S हमें बताता है कि जो हमारी स्टेट है, जो हमने रिएक्टेंट्स लिया उसकी स्टेट सॉलिड है। और लिक्विड की होती है L फॉर होता है लिक्विड, G फॉर होता है गैस, एंड AQ एक और फॉर्म है जिसे हम बोलते हैं एक्वस फॉर्म, जो मैंने अभी आपको बताया भी था, एक्वस फॉर्म। ठीक है, ये AQ मीन्स होता है एक्वस फॉर्म। और एक्वस सॉल्यूशन का मतलब इट इज अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर। ठीक है, इसमें क्या होगा, सॉल्वेंट क्या होगा, मतलब हम जब भी रिएक्शन कर रहे हैं तो हम उसमें हमने वाटर भी डाला है, मतलब सॉल्वेंट वाटर है, वाटर साथ डिजोल्व करके बनाया है। क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं जो सॉलिड स्टेट में रिएक्शन नहीं करते हैं, तो हमें उन्हें एक्वस स्टेट में पहले चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये एक केमिकल इक्वेशन है।
ओके, नाउ वी विल सी हाउ वी बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम किस तरह से बैलेंस करते हैं, कोई बैलेंसिंग रिएक्शन क्या होती है और हम उसे क्यों बैलेंस करते हैं। बात करें बैलेंस केमिकल रिएक्शन की, या फिर आप कह सकते हो एक किसी भी बैलेंस इक्वेशन की, जिसे हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे जिसके हेल्प से, तो उसमें क्या होना चाहिए, जो भी एलिमेंट्स हैं जो रिएक्ट कर रहे हैं और जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, उनमें जो भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं उनके जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो बोथ साइड इक्वल होने चाहिए, तब हम कहेंगे कि वो रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। नहीं आया समझ में? जैसे कोई एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल है जैसे अभी अभी हमने एक रिएक्शन लिखी थी कि हमने क्या कहा था, मैग्नीशियम को हम रिएक्ट करा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, तो हमें मिल रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसमें क्या है, इसमें हमें दो एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो इनके नंबर ऑफ जो एटम्स है वो दोनों साइड्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तो हम कहेंगे कि ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो अगर आप इसको चेक करोगे तो आपको ये दिखेगा कि ये बैलेंस है या अनबैलेंस है। देख लेते हैं, अगर मैग्नीशियम यहाँ देखें तो यहाँ 1 है, इस साइड भी मैग्नीशियम नंबर में 1 है। ऑक्सीजन की एटम देखें तो यहाँ 2 है, यहाँ एक ही एटम है ऑक्सीजन का, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक अनबैलेंस रिएक्शन है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक में यही देखने वाले हैं कि हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, हम इस इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। अब हम देखेंगे हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, जो कि मेन टॉपिक है इस चैप्टर का। हमें बैलेंस करना, रिएक्शंस आना चाहिए, तो किस तरह से हम कर सकते हैं उसके लिए अभी हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप याद नहीं करने, आपको इसमें देखना है कि आप किस तरह से किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। तो हम देखते हैं, हमने एक इक्वेशन ली है यहाँ पे, Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। यहाँ पे जो Fe है ये एक आयरन है, आयरन की रिएक्शन हमने वाटर से कराई है, तो हमें आयरन ऑक्साइड मिला है जिसे हम फेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं, और हाइड्रोजन गैस इसमें इवॉल्व हुई है। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है, क्योंकि पहले हमें ये देखना होगा कि बैलेंस अगर ऑलरेडी होगी रिएक्शन तो हम इतनी सारी चीजें करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। इसे चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह से एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम एलिमेंट्स लिखेंगे, कौन कौन से एलिमेंट ने पार्टिसिपेट किया है रिएक्शन में। हमेशा याद रखो कि जो भी एलिमेंट्स मतलब पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी रिएक्शन में, वही प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे सल्फर नहीं है लेकिन यहाँ पे कोई सल्फाइड बन जाए, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। हमेशा जो एलिमेंट्स पार्ट करेंगे किसी केमिकल रिएक्शन में वही प्रोडक्ट बनाएंगे। तो आपको यहाँ पे देखना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है। बेसिकली अगर आप आयरन देखें एलिमेंट्स, तो यहाँ पे आयरन और उसके अलावा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, और रिएक्टेंट और से हमें प्रोडक्ट मिला है। तो हम देखेंगे कि रिएक्टेंट साइड में ये एटम कितने नंबर्स में है और प्रोडक्ट साइड में कितने नंबर में है। तो अगर आप देखो रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ आयरन्स, तो यहाँ पे आप देखोगे कि नंबर ऑफ आयरन्स कितने हैं, 1 है। तो आप यहाँ पे लिख दोगे, इसे मेंशन कर दोगे यहाँ पे 1। और अगर प्रोडक्ट की साइड पे आयरन देखो तो कितने हैं, यहाँ Fe3 है, यानी कि आयरन कितने हैं, 3। नाउ यू विल सी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, अगर आप यहाँ देखो हाइड्रोजन तो यहाँ पे 2 है, तो रिएक्टेंट की साइड हाइड्रोजन 2 है और प्रोडक्ट की साइड भी हाइड्रोजन 2 है। अब हम ऑक्सीजन को देखते हैं, तो ऑक्सीजन इस साइड 1 है और इधर 4। तो इस टेबल को देखकर आप आसानी से कह सकते हो कि ये एक अनबैलेंस रिएक्शन है, ये बैलेंस नहीं है, इसे अब हमें बैलेंस करना होगा। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हमें जो भी हमारे जो रिएक्शन हमें बैलेंस करनी है उसमें जितने भी हमारे कंपाउंड्स हैं या फिर एलिमेंट्स हैं उन्हें हमें एक बॉक्स में बंद करना होता है, यानी कि ब्रैकेट में क्लोज करना होता है, यानी कि इस तरह से। ये हमारा स्टेप 1 होता है, ठीक है। ये ब्रैकेट करने का मतलब क्या है, इससे हमें क्या हेल्प मिलेगी, इससे हमें ये पता चलेगा कि हमें जो भी चेंज करना है वो इस ब्रैकेट के बाहर करना है, इसके अंदर हमें कोई भी चेंज नहीं करना है। जो भी ट्रायल एंड एरर मेथड हम यूज करेंगे, बेसिकली बैलेंस करने के लिए केमिकल इक्वेशन को जो यूज की जाती है मेथड वो होती है ट्रायल एंड एरर मेथड। तो यहाँ पे हम जो भी ट्रायल एंड एरर मेथड करेंगे जिसमें भी हम नंबर्स चेंज करेंगे वो हम आगे करेंगे, कोई भी चेंज हम इस बॉक्स के अंदर नहीं करेंगे, इसलिए इन ब्रैकेट्स को हमने यहाँ पे फॉर्म किया है। अब हम सबसे पहले देखते हैं नंबर ऑफ आयरन। अगर आप देखो नंबर ऑफ आयरन इस टेबल से हमें ये हेल्प मिलेगी कि नंबर ऑफ आयरन कितने हैं, यहाँ 1 है बट वहां पे 3 है। तो अगर हम यहाँ क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, प्रोडक्ट की रिएक्टेंट की साइड अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो बोथ साइड जो है आयरन नंबर्स इक्वल हो जाएंगे। तो हम कहाँ पे चेंज करेंगे, हम इस बॉक्स के आगे लिखेंगे 3। तो आयरन तो हो गया बैलेंस। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन अगर हम इस टेबल में देखें तो दोनों साइड क्या है, इक्वल है, यानी कि हाइड्रोजन बैलेंस है।
ऑक्सीजन को देखेंगे तो रिएक्टेंट की साइड 1 है और प्रोडक्ट की साइड 4 है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे रिएक्टेंट में 4 से। तो जैसे ही हमने रिएक्टेंट में 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन दोनों साइड क्या हो गई, बैलेंस हो गई, 4 हो गई। तो हम यहाँ पे चेंज कर देंगे। बट जैसे ही हमने यहाँ 4 लिखा, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई, बट यहाँ पे हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गई। हाइड्रोजन भी कितनी हो गई, मल्टीप्लाई 4 हो गई, इसका मतलब 8 हो गई। तो इस साइड 8 हो गया, लेकिन वहां पे 2 है। तो वहां बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ भी 8 हो जाएगी। तो हम 4 कहाँ लिखेंगे, ब्रैकेट के बाहर। तो अगर आप चेक करो इस टेबल को, तो आप देखोगे कि आयरन यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, यानी ये इक्वल हो गए हैं। हाइड्रोजन देखोगे तो ये भी यहाँ इक्वल हो गए हैं और ऑक्सीजन भी यहाँ इक्वल हो गए हैं। इट मीन्स ये रिएक्शन बैलेंस हो गई है। तो अब बैलेंस रिएक्शन को हम कैसे लिखेंगे, उसकी फिजिकल स्टेट के साथ लिखेंगे हम बैलेंस रिएक्शन को। तो हम लिखेंगे 3Fe। Fe आयरन है, आयरन कौन सी स्टेट में होगा, सॉलिड स्टेट में होगा, प्लस 4H2O। ये वाटर है, वाटर किस स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में होगा, गिव्स Fe3O4 प्लस H2। और इनकी स्टेट क्या होगी, Fe3O4 होगा आपका सॉलिड स्टेट में और हाइड्रोजन एक गैस है। तो ये है हमारी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो जब भी आप इक्वेशन बैलेंस करोगे तो उसकी स्टेट लिखना कभी मत भूलो। हमेशा उन हर एलिमेंट्स और हर कंपाउंड की स्टेट जरूर मेंशन करो। फिजिकल स्टेट मेंशन करना हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन में जरूरी है, जो कि लास्ट स्टेप होता है बैलेंस करने का इक्वेशंस को। तो इस तरह से हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो कि अभी हमने किया था। मैग्नीशियम को जब हम बर्न कर रहे थे ऑक्सीजन के साथ, तो वहां हमने इस रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया था। तो यहाँ हम इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। तो अगर आप देखो इस रिएक्शन में, तो मैग्नीशियम यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, बट यहाँ ऑक्सीजन 2 है और यहाँ 1 है। तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट साइड में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीशियम अनबैलेंस हो गया, तो इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है। सेकंड में मैंने क्या कहा था, फिजिकल स्टेट मेंशन करना जरूरी है। तो यहाँ भी हम फिजिकल स्टेट मेंशन करेंगे। मैग्नीशियम यहाँ क्या होगा, सॉलिड स्टेट में, ऑक्सीजन एक गैस है और जो MgO बना है ये भी एक सॉलिड स्टेट होगा। तो ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आप और ज्यादा इसको समझ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कि हम इन्हें बैलेंस क्यों कर रहे हैं। व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन। नीड अ बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, हमें किसी भी रिएक्शन इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो अगर आप 9th क्लास याद करें तो हमने एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कहता था मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई भी जो मैटर इन्वॉल्व हुआ है वो ना डिस्ट्रॉय हो सकता है और ना क्रिएट किया जा सकता है। तो हाँ, इसीलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है उसमें कोई भी जो एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं वो हमेशा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड सेम होने चाहिए। जो इस तो ही वो क्या करेंगे, इस लॉ को फॉलो करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसीलिए हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन में किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत होती है। तो आज का जो टॉपिक है हम आज यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तब तक मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ, आपको बैलेंस करनी है एक केमिकल रिएक्शन और बताना है उसका आंसर मुझे कमेंट में। ठीक है। तो रिएक्शन है आपकी, व्हाट हैपन व्हेन हाइड्रोजन sulfide reacts with sulfur dioxide to form sulfur and water. Write a chemical equation. Okay. And one more is methane on burning combines with oxygen to produce carbon dioxide and water. Methane on burning combines with oxygen to produce carbon dioxide and water. इनके आंसर मुझे कमेंट में जरूर लिखिए और नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन।